व्यापारी नंबर 10। व्यापारी किस नंबर 10 दफतन एक बार फिर निस्वानी कराह सुनाई दी तो मैंने समत का अंदाजा लगा लिया और चट्टान की ओट से निकलकर दाएं समत की तरफ बढ़ गया। फिर मुझे पत्थरों के पास ही एक वजूद पड़ा हुआ दिखाई दिया। मैं घुटनों के बल इसके करीब बैठा और गौर से इस निस्वानी वजूद को देखने लगा। अगले लम्हे में चौंक पड़ा। वो एक नौजवान और हसीन लड़की थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक इसकी उम्र 24 साल के आसपास थी। इसका सर फटा हुआ था और खून इसकी पेशानी पर फैला हुआ था। इसकी आंखें बंद थी। शायद वो नींद बेहोश थी और इसी आलम में वो करा रही थी। वो जीन्स की पैंट और लेदर की जैकेट में मलबूस थी। इसकी गर्दन के गिर सुर्ख रंग का मफलर लिपटा हुआ था। न जाने वो कौन थी और कैसे जख्मी हुई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वो लड़की जिंदगी और मौत की कश्मोकश में मुब्तला थी। अगर मैंने इसकी मदद न की तो वो सर्दी से अकड़ कर मर भी सकती थी। चुनाचे में उठ खड़ा हुआ और मदद तलब नजरों से इधर उधर देखने लगा कि शायद इसका कोई रिश्तेदार, भाई या शोहर वहाँ मौजूद हो जिससे मैं इसके बारे में इत्तला कर सकूं। लेकिन लगता था वह हमारे अलावा और कोई मौजूद नहीं था। लड़की एक बार फिर कराही तो मुझे और कुछ न सूझा। मैंने कपकपाते हाथों से लड़की को उठाया और तेज तेज कदमों से चलता हुआ कॉटेज की तरफ बढ़ गया। जिंदगी में पहली बार मैंने किसी लड़की को, और वो भी जख्मी हालत में, उठाया था। कॉटेज का दरवाजा खुला हुआ था और रोशनी फैली हुई थी। मैं लड़की को उठाए अंदर दाखिल हुआ और जो कमरा दिखाई दिया इसी से बढ़ता चला गया। कमरे में एक नफीस मगर कीमती बेड और दूसरी जरूरी चीजें मौजूद थी। मैंने लड़की को बेड पर लिटाया और पुरगौर नजरों से कमरे का जायजा लेने लगा। दफतन मेरी नजर एक दीवार पर मौजूद अलमारी पर पड़ी तो मैं जल्दी से अलमारी की तरफ बढ़ गया। शायद कोई दवाई वगैरह मिल जाए। अलमारी में मर्दाना लिबास के अलावा खुशबख्ती से बैंडेज बॉक्स मौजूद था। मैंने इसे लाकर बेड की साइड टेबल पर रखा और इसका जख्म साफ करके बैंडेज करने लगा। बैंडेज करने के बाद मैंने इसके गर्दन तक लिहाफ उड़ा दिया और बैंडेज बॉक्स वापस अलमारी में रखकर सोचने लगा कि मैं अब क्या करूं। फिर मैंने फैसला किया कि जब तक लड़की होश में नहीं आ जाती मैं वहां से नहीं जाऊंगा। चुनांचे मैं कुर्सी पर बैठकर इस लड़की के होश में आने का इंतजार करने लगा। वो कमरा काफी सर्द था, इसलिए मुझे सर्दी का शदीद एहसास हो रहा था। मैंने इधर उधर नजरें दौड़ाई तो मुझे कमरे के कोने में एक हीटर पड़ा दिखाई दिया। मैं हीटर ऑन करके दोबारा कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर के बाद कमरा गर्म होने लगा। तकरीबन आधे घंटे के बाद लड़की होश में आ गई। होश में आते ही इसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वो जल्दी से उठकर बैठ गई और मुतवहिश नजरों से मुझे देखने लगी। कब कौन हो तुम? वो बोली। मैं इसकी हालत समझ सकता था, तहाँ मैंने तशफ़ी अमेज़ लहजे में कहा, आप डरे नहीं, आप बाहर जख्मी हालत में पड़ी थी और किरा रही थी। मैं आपको उठाकर यहाँ लाया हूँ। आपके जख्म की मरहम पट्टी भी की है। मेरी बात मुकम्मल हुई थी कि इसका बायां हाथ बेख्तियार अपने सर की तरफ रेंग गया। अपनी पेशानी पर प्लास्टर महसूस करके इसके चेहरे पर कदरे इत्मीनान के तासुरात उभर आए। ताहम वो मुस्तफसराना लहजे में बोली, तुम कौन हो और तुम्हारा लिबास? वो पुरगौर नजरों से कभी मुझे तो कभी मेरा लिबास देख रही थी। अगले लम्हे वो सरसराती आवाज में मुझसे मुस्तफसर हुई, ओहो शायद तुम कैदी हो। मैं समझी शायद तुम विक्की के दोस्त हो। मैं किसी विक्की शिक्की को नहीं जानता। मैंने सराहत से जवाब दिया, मैं कैदी हूँ और मौका मिलते ही भाग आया हूँ। इस लड़की ने कोई तबसरा न किया, लेकिन मैंने महसूस कर लिया कि वो बेहद खौफजदा है। अगले ही लम्हे जैसे इसे कुछ याद आया तो वो जल्दी से बेड से उतरकर दरवाजे की तरफ दौड़ी। मैं भी कुर्सी से उठकर इसके पीछे गया। मैंने देखा कि कॉटेज से बाहर निकलकर वो लड़की जायजाना नजरों से इधर उधर देख रही थी। फिर वो वापस मुड़कर आ गई। क्या आपको इससे खतरा है? मैंने इस्तफसार किया। वो अभी तक नहीं आया। मुझे फौरन यहाँ से जाना होगा। मुझे खामोश देखकर वो बोली, अगर विक्की आ गया तो वो हम दोनों को मार देगा। उस कमीने से कुछ भी बाइद नहीं। मैं उलझन में मुब्तला हो गया। कौन था ये विक्की और इससे इस लड़की से क्या बर्खास्त थी? वो मुझे क्यों मारेगा? मैंने इसका क्या बिगाड़ा है? ये विक्की कौन है? मैंने दिल में आई बात बिलाखिर पूछ ली। विक्की मेरे अंकल का भतीजा है, इसने हमारे लहजे में जवाब दिया। लम्हाती तवक्कुफ के बाद इसने मज़ीद सिलसिला कलाम जोड़ा, मेरा नाम निशाल असलम है और मैं पेशे के लिहाज से डॉक्टर हूँ। विक्की मुझे अगवा करके यहाँ लाया और मुझे इस कॉटेज में बंद करके खाने पीने की चीज़ें लेने गया है। मैं बड़ी मुश्किल से दरवाज़ा तोड़कर बाहर निकली थी। अंधेरे मुझे रास्ते में पड़ा पत्थर दिखाई नहीं दिया, इसलिए मैं पत्थर से टकरा कर गिर गई और मेरा सर पत्थर से टकरा गया था, जिसकी वजह से मैं ज़ख्मी हो गई थी। बहरहाल इससे पहले कि विक्की यहाँ पहुँच जाए हमें फौरी तौर पर यहाँ से जाना होगा, वरना मुश्किल हो सकती है। इस बार इसने मुझे भी अपने साथ शामिल कर लिया। मैं आपके साथ कैसे जा सकता हूँ? मैंने कहा, मैं तो। फिर तुम कहाँ जाओगे? इसने संजीदा लहजे में इस्तफसार किया। तुम मेरे मोहसिन हो, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ कि तुम्हें भटकने के लिए छोड़ दूँ। चलो मेरे साथ। फिर इसने मेरे पैरों का भी जायज़ा लिया। तुम्हारे से पैरों में जूता भी नहीं और शायद तुम्हारे पैर जख्मी भी हैं।
بے اختیار میں نے جھک کر اپنے پیروں کی طرف دیکھا۔ میرے پیر نہ صرف زخمی تھے بلکہ دھول سے اٹے ہوئے تھے۔ پل بھر میں مجھے شرمندگی نے گھیرا۔ پھر میں نے ڈاکٹر مشال اسلم کی طرف دیکھا۔ بس فرار ہوتے وقت جوتا پہننے کا خیال ہی نہیں رہا تھا۔ میرے لہجے میں شرمندگی بھی شامل ہو گئی تھی۔ تم کہاں جاؤ گے؟ کہاں جاؤں گا یہ تو مجھے نہیں پتا، میں نے جواباً کہا۔ سب کچھ تقدیر پر چھوڑ دیا ہے، جہاں لے جائے گی وہیں چلا جاؤں گا۔ وہ پرخیال انداز میں ہمکاری بھر کر بولی، فی الحال تو میرے ساتھ چلو، وکی نے تمہیں دیکھ لیا تو بہت جڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، سوچو مت، چلو میرے ساتھ۔ قبل اس کے کہ میں کوئی جواب دیتا دفعتاً ہمیں دوڑتے قدموں کی آوازیں سنائی دی اور ہم دونوں ہی بے اختیار چونک پڑے۔ وہ لڑکی جس سے اپنا نام مشال اسلم بتایا تھا مضطرب الحال ہو گئی اور سرسراتی آواز میں بولی، اوہو، لگتا ہے وکی آ گیا ہے۔ تبھی کمرے میں میرا ہم عمر نوجوان داخل ہوا۔ وہ جینز کی پتلون اور لیدر کی جیکٹ میں ملبوس تھا، جس کی رنگت گوری اور سر کے بال بڑے ہوئے تھے اور پونی کیے ہوئے تھے۔ ہمیں دیکھتے ہوئے ٹھٹک کر ایسے رک گیا جیسے زمین نے اس کے پیر جکڑ لیے ہوں۔ اس کے چہرے پر حیرت رینگ رہی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا جیسے وہ انتہائی اجلت میں اندر آیا ہو۔ میں نے دیکھا کہ انور نوجوان کے چہرے سے حیرت غائب ہو گئی تھی اور غصہ غالب آ گیا تھا۔ وہ میری طرف قہر آلود نظروں سے دیکھتے ہوئے لڑکی سے مستفسر ہوا، مشال یہ کون ہے؟ کہتے ساتھ ہی جب اس کی نظر میرے لباس پر پڑی تو وہ چونک پڑا، اوہو، یہ تو قیدی ہے شاید۔ ہم دونوں میں سے کسی نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ میرا اپنا دماغ چکرا گیا تھا۔ لمحہ بھر کے بعد وکی نے اچانک اپنی جیکٹ کی جیب سے ریوالور نکال کر مجھ پر تان لیا اور غرایا، خبردار کوئی حرکت مت کرنا، اپنے ہاتھ بلند کر لو۔ میں نے بے اختیار اپنے دونوں ہاتھ بلند کر لیے۔ اب مجھے خود پر تاؤ آ رہا تھا کہ مجھے یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی۔ خام خواہ نئی مصیبت گلے پڑ گئی تھی۔ پھر وکی نے اپنی جیکٹ کی جیب سے سیل فون نکالا اور کسی کو کال کرنے لگا۔ کس کو کال کر رہے وکی؟ مشال کہتے ساتھ ہی تیزی اس کی طرف بڑھی، لیکن وکی نے ہاتھ کے اشارے سے اس رکنے کو کہا۔ وہ رک گئی۔ میں پولیس کو کال کر رہا ہوں، وکی بولا، تاکہ وہ آ کر اسے یہاں سے لے جائے۔ اس کی بات سن کر میرے رگوں پہ میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اس کی بات سن کر مشال بھی پریشان ہو گئی تھی، اس لیے اس نے اسے روکتے ہوئے کہا، رک جاؤ وکی، پولیس کو کال مت کرنا، کیوں کہ تمہارا عاشق نامراد ہے۔ وکی زہر آلود لہجے میں بولا تو مشال کے ساتھ مجھے بھی اس پر تاؤ آیا۔ زبان سنبھال کر بات کرو وکی، مشال غصے سے گھبرائی، میں تمہارا منہ نوچ لوں گی۔ اس الزام پر اس کا سیخ پہ ہونا بنتا تھا۔ کوئی بھی شریف لڑکی ایسا بہتان برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ پھر خاموش رہو۔ وہ دھاڑا، میں کہتی ہوں فون نہ کرو، مشال نے کہا، لیکن وکی باز نہ آیا۔ میں فون کروں گا، وہ ڈھٹائی سے بولا، تم مجھے نہیں روک سکتی۔ وہ فون آن کر چکا تھا اور نمبر ملا رہا تھا۔ میں بھی تذبذب کے عالم میں مبتلا تھا۔ میری بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں۔ میری توقع کے برعکس اسی لمحے مشال جوش غیظ سے اسی بھوکے عقاب کی مانند وکی پر جھپٹ پڑی۔ شاید وکی کو مشال سے ایسے حملے کی توقع نہیں تھی، اس لیے مشال کے جھپٹنے کی وجہ سے سیل فون اس کے ہاتھ سے نکل کر فرش پر گر گیا۔ اگلے لمحے چٹاخ کی آواز کے ساتھ مشال کی گھٹی گھٹی چیخ بھی گونج اٹھی، ساتھ ہی وہ لہراتی ہوئی فرش پر گر گئی۔ وکی نے اسے زور کا تھپڑ مارا تھا۔ مجھ سے یہ برداشت نہ ہوا۔ میں نے آگے بڑھ کر وکی کو پکڑنا چاہا تو اس نے یکدم ریوالور کا رخ میری طرف کر دیا۔ شاید وہ میری طرف سے غافل نہیں تھا، لیکن میں خطرہ مول لینے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ میں نے برقی صورت سے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ کر ریوالور والا ہاتھ اوپر کر دیا۔ اگلے لمحے ٹھک کی آواز کے ساتھ گولی چھت میں پیوست ہو گئی۔ میرے اس طرح مداخلت کرنے پر وکی شاید جوش غیظ میں آ گیا تھا۔ اس نے اپنا بازو میری گرپ سے چھڑانے کی کوشش کی اور اسی کوشش میں ہی ریوالور اس کے ہاتھ سے نکل کر فرش پر گر گیا۔ اس نے مجھے خلیص گالی سے نوازتے ہوئے میرے سر پر ٹکر ماری۔ ٹکر اتنی زوردار تھی کہ میرا دماغ جھنجھنا اٹھا اور آنکھوں کے سامنے تاریکی کا دبیز پردہ سا پھیلتا چلا گیا۔ میرے منہ سے ایک راہ نکل گئی۔ میں نے دھندلی آنکھوں سے وکی کی طرف دیکھا تو وہ فرش پر پڑا ہوا ریوالور اٹھا رہا تھا۔ جلدی سے سیدھے ہوتے ہی اس نے ریوالور کا رخ میری طرف کیا ہی تھا کہ ٹھک کی آواز گونجی۔ میرا خیال تھا کہ اب مجھے موت کی وادی میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اصولاً اگر گولی مجھے لگتی تو میرے منہ سے چیخ نکلنی چاہیے تھی، لیکن میری سماعت میں وکی کی دردناک چیخ گونج اٹھی، تم ٹھیک ہو؟ دفعتاً میری سماعت میں ڈاکٹر مشال کی آواز گونجی، جی میں ٹھیک ہوں، میں نے جواب دیا۔ لمحہ بھر کے بعد میری آنکھوں کے سامنے سے تاریکی چھٹی تو میں نے دیکھا وکی فرش پر اونے منہ پڑا تھا۔ اس کا سر پھٹ گیا تھا اور خون کی ایک دھار زمین پر پھیلی ہوئی تھی۔ وہ بے حس حرکت تھا، شاید بے ہوش ہو گیا تھا۔ اس کا ریوالور قدرے دور پڑا تھا۔ اس سے کچھ فاصلے پر ڈاکٹر مشال کھڑی تھی اور اس کے ہاتھ میں گلدان تھا۔ اس کے وار کرنے ہی سے وکی کا نشانہ چوک گیا تھا اور میری جان بچ گئی تھی۔ یہ آپ نے کیا کر دیا؟ میں نے سرسراتی آواز میں کہا، ایسا کر ضروری ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر مشال جواباً بولی، اگر میں ایسا نہ کرتی تو اس نے تمہیں گولی مار دینی تھی۔ وہ صحیح کہہ رہی تھی۔
विक्की ने जब मुझे गलीस गाली दी थी तो साथ ही मुझे गोली मारने की धमकी भी दी थी। अगर वाकई डॉक्टर मिशाल ऐसा न करती तो शायद अब तक मेरी रूह आलम बरज़ख में पहुंच चुकी होती। इसने मेरी जान बचाकर मुझ पर एहसान कर दिया था। दूसरे लफ्ज़ों में इसने मेरे किए गए एहसान का बदला उतार दिया था। आप सही कह रही हैं। मैंने इसकी बात से इत्तफाक किया। अब इसका क्या करें? डॉक्टर मिशाल ने एक नफरत भरी निगाह इस पर डाली और नखवत से बोली, यहीं पड़ा रहे। मैंने अपनी राय का इज़हार किया, ये मर भी सकता है, ये आसानी से मरने वाला नहीं है। डॉक्टर मिशाल ने मेरी राय की नफ़ी की। ये ढीठ हड्डियों का बना हुआ है, मैं इसे जानती हूँ। तुम अब मेरे साथ चल रहे हो या नहीं, लेकिन ये बात ज़हन में रखो, इसने तुम्हें देख लिया है। ये होश में आते तुम्हारे बारे में पुलिस को इत्तला कर देगा। पुलिस फौरी तौर पर शहर की नाकाबंदी करा देगी और तुम्हारे भागने के रास्ते मसदूद हो जाएंगे। तुम एक बार फिर पकड़े जाओगे। क्या तुम दोबारा जेल जाना चाहोगे? नहीं, मैंने बेख्तियार कहा। ये सच था कि मैं वाकई दोबारा जेल नहीं जाना चाहता था, लेकिन मैं मखमसे का शिकार हो गया। मेरे पास वाकई कोई ठिकाना नहीं था। अगर मैं यहाँ से निकल जाऊँगा तो कहाँ जाऊँगा? दूसरी बात, अगर विक्की ने पुलिस को इत्तला कर दी और मैं पुलिस के हत्थे चढ़ गया तो मेरी बाकी की ज़िंदगी काल कोठरी में ही गुजरेगी। फिर कुछ मत सोचो और चलो। ये सोच में डूबा देखकर वो जल्दी से बोली, वक्त बेहद कम है, लेकिन मेरा लिबास। इसने एक तारान नज़र मेरे लिबास पर डाली और बोली, मैं तुम्हें जूता और लिबास देती हूँ, तुम अपनी हालत दुरुस्त कर लो, फिर निकलते हैं। कहते साथ ही वो उजलत भरे अंदाज में अलमारी की तरफ बढ़ गई। मैं तजब्जुब के आलम से देखने लगा। वो दराज कद और दुबली पतली लड़की थी। वो अलमारी से पतलून शर्ट और नया मर्दाना बूट निकाल कर ले आई। वॉशरूम में जाकर अपना हुलिया दुरुस्त कर लो, लेकिन जल्दी करना, थोड़ी देर हमारे नुकसान का बायस बन सकती है। वो पतलून शर्ट और बूट मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोली। शायद वो विक्की का लिबास और जूता था। बाहर कैफ मैंने सामान लेकर वॉशरूम में घुस गया। वॉशरूम में आकर मैंने आईने के सामने खड़े होकर अपना चेहरा देखा। चेहरा और सर के बाल गर्द आलूद थे। मेरी शेव बड़ी हुई थी, दांत भी पीले हो रहे थे। बाहर कैब मुझे हुलिया दुरुस्त करने, लिबास तब्दील करने और बूट वगैरह पहनने में ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगे। मैं वॉशरूम से बाहर आया तो वो अपना हैंडबैग कांधे से लटकाए मेरे इंतजार में खड़ी थी। विक्की बदस्तूर बेहोशी के आलम में पड़ा हुआ था। वो मुझे अपने पीछे आने का इशारा करते हुए दरवाजे की तरफ मुड़ गई तो मैंने भी इसकी तकलीद की। हम कॉटेज से बाहर आए तो हमें कदरे दूर एक चट्टान के करीब कार खड़ी दिखाई दी, जो चांद की रोशनी में किसी बोधबे होले की तरह दिखाई दे रही थी। शायद विक्की की कार थी और वो जब आया था तो हमें कार की आवाज़ सुनाई नहीं दी थी। मैं डॉक्टर मिशाल की तकलीद में चलता हुआ कार की तरफ बढ़ गया। डॉक्टर मिशाल ने ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोलकर पहले अंदर झाँका, फिर मेरी तरफ देखकर बोली, बैठो। मुझे ऑर्डर देने के बाद वो ड्राइविंग सीट पर बैठ गई तो मैं भी झिझकते हुए साइड सीट का दरवाज़ा खोलकर बैठ गया। इस दौरान डॉक्टर मिशाल कार स्टार्ट कर चुकी थी। शायद इग्निशन में चाबी पहले से मौजूद थी। लम्हा भर के बाद इसने कार रिवर्स की और फिर एक चट्टान की गिर्द घुमाती हुई इसे एक तरफ दौड़ाने लगी। हेडलाइट्स की रोशनी में कुर्बो जुवार का माहौल वाज़ेह दिखाई दे रहा था। ये कार विक्की की है। मैंने डॉक्टर मिशाल से इस्तफसार किया। नहीं, ये मेरी कार है। डॉक्टर मिशाल ने जवाब दिया। वो अपनी कार होटल में छोड़कर आया था, यानी वो मुझे बेहोश और अगवा करके मेरी कार में यहाँ लाया था। विक्की ने आपको क्यों अगवा किया था? एक ख्याल के तहत मैंने अगला सवाल किया। वो मुझे अपने साथ शादी के लिए मजबूर करना चाहता था। डॉक्टर ने जवाब दिया। इससे मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं कल तक इससे शादी के लिए राज़ी न हुई तो वो मुझे बर्बाद कर देगा। विक्की ने आपको कैसे अगवा किया? मेरा मतलब है कि मैंने पूछा। डॉक्टर मिशाल ने एक मोड़ काटते हुए जवाब दिया। इस शहर में मेरी नानो रहती हैं और मैं अपनी नानो से मिलने आई थी। नानो के घर जाने से पहले मैं एक होटल में अपने दोस्त से मिलने गई थी। शायद विक्की भी इसी होटल में ठहरा हुआ था। इसने मुझे देख लिया और आकर मेरी कार में छुप गया। मैं जब अपनी कार में सवार हुई तो इसने बेहोशी की दवा मिला, रुमाल सुखा कर मुझे बेहोश कर दिया। जब होश आया तो मैं कॉटेज में थी। जाते वक्त विक्की ने मुझे दोबारा बेहोश करने के लिए रुमाल सुखाया था, लेकिन मैंने सांस रोक ली थी और ये जाहिर किया था कि मैं बेहोश हो गई हूँ। इसके जाने के कुछ देर बाद मैं दरवाज़ा तोड़कर फरार हो रही थी कि गिरकर जख्मी हो गई। मैंने होंठ भीजते हुए तफहीमी अंदाज में सर हिला दिया। फिर कार में खामोशी ने डेरा डाल लिया। 2-3 और मोड़ काटने के बाद कार अब कुशादा और साफ सुथरी सड़क पर पहुंच गई थी। जैसे ही कार सड़क पर पहुंची तो डॉक्टर मिशाल ने कार सड़क किनारे रोक दी। मैं चौंका, इसने कार क्यों रोक दी? इसने मेरी तरफ देखा। तुम पिछली सीट पर जाकर लेट जाओ, आगे पुलिस के नाके लगे होते हैं, कोई तुम्हें देख सकता है। मैं इसकी बात मानते हुए अगली सीट से पिछली सीट पर जाकर लेट गए। इसने कार की लाइट ऑफ कर दी और फिर आगे बढ़ा दिया। तकरीबन आधे घंटे की ड्राइविंग के बाद कार रुक गई। डॉक्टर मिशाल कार से उतरी और फिर मुझे किसी गेट के खुलने की आवाज़ सुनाई दी। लम्हा भर के बाद डॉक्टर मिशाल दोबारा ड्राइविंग सीट पर बैठी और कार आगे बढ़ा दी। चंद सेकंड के बाद कार रुक गई और डॉक्टर मिशाल उतर मुझसे मुखातिब हुई, आ जाओ। मैं भी कार से बाहर आ गया। हम एक कोठी के पोर्च में मौजूद थे। वो कोठी अंधेरे में डूबी हुई थी, लेकिन जब डॉक्टर मिशाल ने एक दीवार पर मौजूद स्विच पैनल पर एक बटन प्रेस किया तो पोर्च में रोशनी फैल गई। मैं तजस्सुस भरी नजरों से कोठी का जायजा लेने लगा।
तभी डॉक्टर मिशाल बोली, हैरान ना हो, ये मेरे डैडी की कोठी है और तुम यहाँ महफूज हो। फिर वो मुड़कर अंदर खुलने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ गई तो मैंने भी इसकी तकलीद की। हम ड्राइविंग रूम में आ गए। सर्दी की शिद्दत अपने रूज पर थी। यही वजह थी कि ड्राइविंग रूम में आते ही सर्दी का एहसास बढ़ गया था। सफेद रंग की चादरों से सोफे ढांपे गए थे। डॉक्टर मिशाल ने 2 सिंगल सोफों पर से चादरें उतार कर एक और सोफे पर रख दी और फिर हीटर ऑन कर दिया। सॉरी, मैंने तुमसे तुम्हारा नाम पूछा नहीं। अचानक से याद आया तो वो बोली, विजदान, मेरा नाम विजदान है। मैंने जवाब दिया, बहुत अच्छा नाम है। वो तारीफ़ करते बोली, मिस्टर विजदान, मैं तुम्हारी बेहद एहसानमंद हूँ कि तुमने मेरी जान बचाई। अगर तुम बर वक्त ना आते तो शायद मैं सर्दी से अकड़ कर मर चुकी होती। एहसान की कोई बात नहीं, मैंने शाइस्ता लहजे में कहा। आपने तो मेरी मदद की, एहसान बराबर। वो जहरीला मुस्कुराई। कॉफ़ी पियोगे? वो मुस्तफसर हुई। जी, मैंने झिझकते हुए जवाब दिया। ओके, तुम बैठो, मैं कॉफ़ी बनाकर लाती हूँ, फिर बातें करते हैं। कहते के साथ ही वो ड्राइंग रूम से चली गई। मैं तवील सांस लेते हुए सोचंदाज में एक सोफे पर बैठ गया। दरम्यान में शीशे की एक बड़ी सी खूबसूरत मेज़ पड़ी हुई थी। मेरी दाईं तरफ वाली दीवार पर एक पेंटिंग थी जिसमें दरिया का मंजर दिखाई दे रहा था, जबकि सामने वाली दीवार पर एक बड़ी सी LED लगी हुई थी और छोटी सी मेज़ पर रिमोट पड़ा हुआ था। मेरे दिमाग में कोई ख्याल आया तो मैंने उठकर LED ऑन कर दी। फिर मैं न्यूज़ चैनल सर्च करने लगा। मैं देखना चाहता था कि क्या मेरे फरार की न्यूज़ ब्रेक हो चुकी है या नहीं, लेकिन सारे चैनल सर्च करने के बावजूद मेरे फरार के हवाले से क्यों न्यूज़ ब्रेक नहीं हुई थी। कुछ देर के बाद वो बड़ी सी ट्रे उठाए ड्राइंग रूम में आ गई। ट्रे में कॉफ़ी के अलावा बिस्किट भी मौजूद थे। इसने ट्रे मेज़ पर रखी और अपना कप उठाकर सोफे पर बैठते बोली, कॉफ़ी पियो। मैं सुबह से भूखा था, इसलिए मैंने शर्म को बाला ताक रखा और कॉफ़ी के सिप के साथ साथ बिस्किट भी खाता रहा। डॉक्टर मिशाल ने भी एक बिस्किट नहीं खाया था, शायद इसे भूख नहीं थी। कहाँ तक पड़े हुए हो? डॉक्टर मिशाल मुझसे मुखातिब हुई। थोड़ा बहुत पड़ा हुआ हूँ, मैंने शर्मसार लहजे में कहा। इसने हंकारी भरते हुए कॉफ़ी का सिप लिया और दोबारा बोली, किस जुर्म में सज़ा काट रहे थे? जी मैं कहते कहते रुक गया। आप जानकर क्या करेंगी? वो मज़ीद इस्तफसार करती। दफतन एंकर की आवाज़ ने मेरे LED की तरफ देखने पर मजबूर कर दिया। एंकर मेरे हवाले से न्यूज़ ब्रेक कर रही थी, साथ ही मेरी तस्वीर भी थी। नाज़रीन, अभी इत्तला मिली है कि उम्र कैद की सज़ा काटने वाला स्मगलर विजदान अहमद पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। आपको बताते चले, विजदान अहमद दूसरे कैदियों के साथ डेरा गाजी खान के पहाड़ों पर पत्थर कूटने गया था कि वहां पर चंद कैदी आपस में लड़ पड़े और इस मौका का फ़ायदा उठाते हुए कैदी विजदान अहमद फरार होने में कामयाब हो गया। ताहाल इसका कुछ पता नहीं चल सका। पुलिस इसकी तलाश में है। नाजरीन, आपको बताते चले कि डॉक्टर मिशाल ने रिमोट से आवाज़ म्यूट की और मुझसे मुखातिब हुई, तुम स्मगलर हो? स्मगलर था, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो नासियाना अंदाज में बोली, लेकिन तुम्हारी शख्सियत पर स्मगलर का टैग तो लग चुका है ना? उसे ही कह रही थी। लम्हा भर के बाद दोबारा बोली, वैसे तुम किस चीज़ की स्मगलिंग करते थे? क्या लड़कियां स्मगल करते थे? उन्हें चौंक कर इसकी आंखों में देखा। नहीं, मैं लड़कियां स्मगल नहीं करता था। तो हीरे? हीरे? वो यकायक मुतअज्जिब हुई कि तुम हीरे दूसरे मुल्क में स्मगल करते थे? जी, मैंने मुख्तसरन कहा। हीरे कैसे स्मगल करते हैं? वो मुस्तफसर हुई। वैसे मैंने बहुत पहले एक न्यूज़पेपर में खबर पड़ी थी कि एक औरत के पेट में हीरे छुपाकर स्मगल करती पकड़ी गई। क्या तुम भी अपने पेट में हीरे छुपाकर ले जाते थे? मैंने नफी में सर हिलाया। अपने जूतों में? जूतों में? वो मुतअज्जिब हुई। कैसे? मैं तज़ब्ज़ुब और मखमसे का शिकार हुआ। मुझे खामोश और बेचैन देखकर डॉक्टर मिशाल ने कहा, परेशान ना हो, मैं तुमसे हीरे स्मगल नहीं करवाने, मैं वैसे ही पूछ रही हूँ। अगर बताना नहीं चाहते तो मैं इसरार नहीं करूँगी। पहले तो मैं झिझका, फिर मैंने मुख्तसरन इसे बता दिया कि मैं एक शू मेकर हूँ और कैसे जूतों में हीरे छुपा कर ले जाता था। तो मेरा तजिया करते हुए बोली, मेरा ख्याल है तुम्हारा ताल्लुक मुतवस्सित घराने से है और तुम अमीर होने के चक्कर में स्मगलर बने होगे, है ना? इसका तजिया बिल्कुल दुरुस्त था। मैं वाकई लालच के हाथों मार खाकर आज इस मुकाम पर मौजूद था। मैंने इतराफ़ करते हुए कहा, जी ऐसा ही है, दौलत ने मुझे अंधा कर दिया था। स्मगलिंग अकेले करते थे? तुम्हारी बैग पर कोई मौजूद था? कुछ देर के बाद डॉक्टर मिशाल गोया हुई। मेरे बैग पर मशहूर मारूफ बिजनेसमैन सुल्तान चीता मौजूद था। मैंने नफरत भरे लहजे में कहा, इसी सुल्तान चीता ने मुझे स्मगलर बनाया था, इसने मुझे लालच दिया था। काश वो मेरी ज़िंदगी में न आता, काश मैंने इसकी ऑफर कबूल न की होती। मेरी बात सुनकर डॉक्टर मिशाल ठटकी और सीधी होकर मुस्तफसर हुई। क्या तुमने सुल्तान चीता का नाम लिया है? क्या तुमने सुल्तान चीता का नाम लिया है?